नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। इसके पहले हमने लेक्चर में कृषि के ऊपर जो उसके पौधे होते हैं, जो पैदावार होती हैं, उनके विषय हमने बाकी डिटेल में डिस्कस किया है। बायोगैस, बायोप्लांट्स, ये दुनिया भर की चीज़ें हमने खूब अच्छे से डिस्कस की। हम आज उन्हीं के आगे चल के देखेंगे कि खरपतवार क्या होता है। खरपतवार, ठीक, चलिए देखते हैं खरपतवार क्या होता है। अब साधारण सी बात है कि खरपतवार से समझ में ये आ रहा होगा, खरपतवार जो कि नॉर्मली अनवांटेड होते हैं पौधों के लिए, जो कृषि के पौधे होते हैं उनके लिए अनवांटेड होते हैं। सॉरी, वांटेड अनवांटेड जो भी बोल सकते हो आप। कहने का कि वो घुस जाए अगर वहाँ पे तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, वही है। आइए देखते हैं बाकी लैंग्वेज में। खरपतवार ऐसा पौधा जो अवांछित या अनवांटेड स्थानों पर बिना बोए स्वयं ही उग जाता है, फसल को विभिन्न रूपों में क्षति पहुंचाकर उपज की हानि करता है, खरपतवार कहलाता है। वही जो मैंने बताया। खरपतवार का उदाहरण की बात करें तो गेहूं की फसल में उगने वाली जंगली जाई का पौधा खरपतवार का उदाहरण है। वर्गीकरण अगर इसका करें तो एक वर्गीय खरपतवार में कौन कौन सी चीजें आती हैं? वे सभी खरपतवार जो अपने जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा करते हैं, एक वर्षीय खरपतवार होते हैं। उदाहरण की बात करें तो कृष्णनील, बथुआ बहुत फेमस है, गांवों में आप लोग देखे होंगे। और कनकुआ, क्या नाम है? कनकुआ, ठीक। उसके बाद आता है द्विवर्षीय खरपतवार, वही सेम डिफिनेशन। वह सभी खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करते हैं तो द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जंगली गाजर और जंगली गोभी। बहुवर्षीय की बात करें तो सेम डिफिनेशन ऊपर वाली, बस जहां पर एक वर्षीय 2 वर्षीय वहां बहुवर्षीय कर दीजिए। और उनका उदाहरण मोथा है। मोथा गांव में ठंडी के टाइम में जलाने के काम भी आता है। और हिरणखुरी, और उसके बाद है दूब घास, ठीक। आगे देख लीजिए कि खरपतवार के अन्य प्रमुख उदाहरण की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं। खरीफ की फसल के खरपतवार धान, मोथा, जंगली धान, सांवा, कौंदा और भंगछा, कनकुआ, ये सब हैं, ठीक। आगे कह रहा है खरीफ की फसलों के खरपतवार की बात करें तो मक्का। खरीफ की फसलों के खरपतवार मक्का की बात करें तो हजारदाना, मोथा जिसे मोथा बोलते हैं, गुम्मा, बारू, दूब, चौलाई, ये सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। आगे खरीफ की फसल जो होती है आपकी, उसमें खरपतवार में सोयाबीन, मूंग, अरहर, मूंगफली, इन ये जो होते हैं ना आपके, ये बेसिकली तो आपके क्या है भाई, खाद्यान्न है ना। आप इनको जो है उगाते हो। इनमें किस प्रकार के जो आपके खरपतवार लगते हैं वो बता रहे हैं कि हजारदाना, चौलाई, दूब, मोथा, गुम्मा और हुलहुल, ये कुछ इस टाइप के जो हैं वो खरपतवार हैं, जो इस टाइप ये इसमें इन फसलों में लगते हैं। किसमें? सोयाबीन, मूंग, अरहर, मूंगफली में। रबी की जो फसल हैं उसमें जो फसल आती हैं जैसे चना, आलू, सरसों, तो इनमें क्या क्या लग सकता है? चटरी, मटरी, गेगला, कृष्णनील, कंटीली और प्याजी, दूब, मोथा, बथुआ, ये सब लगते हैं। आगे अगर हम बात करें तो रबी की फसल में गेहूं में क्या लग सकता है? तो चटरी, मटरी, मुनमुन या मुनमुना, मोथा और संजी, हिरणखुरी, कृष्णनील, दूब, बथुआ, ये आते हैं। और रबी की फसल के अगर हम बात करें तो उसमें कृष्णनील और कंटीली और दूब और मोथा और कासीन, ये कुछ इस टाइप के हैं, ठीक। आगे हम खरपतवार की व्याख्या देख लेते हैं खरपतवार में ही, कि कुछ खरपतवार की बीज, जो बहुत सारे की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ की बात यहां पर की जा रही है। कुछ खरपतवारों के जो बीज हैं उत्पादन क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे बथुआ का एक पौधा वर्ष में लगभग 70,000 बीज पैदा करता है। आगे कह रहा है खरपतवारों के बीज का अंकुरण शीघ्र एवं तेजी से होता है। खरपतवारों के बीजों अंकुरण वृद्धि को तापमान प्रोत्साहित करता है। रबी की फसलों एवं उसमें पाए जाने वाले खरपतवारों के लिए 5 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस व खरीफ के खरपतवारों के लिए 19 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है।
आगे कुछ खरपतवार की जड़ें लंबी और विकसित होती हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए कांस, हिरणखुरी खरपतवारों की जड़ें भूमि में 7 मीटर तक गहराई तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। आगे कुछ खरपतवार फसल के पौधों के समान होते हैं। खरपतवार और फसल के पौधों को पहचानना कठिन हो जाता है। गेहूं की फसल में जंगली जाई का पौधा। खरपतवार का पौधा किसी भी फसल के पौधों के साथ स्थान, प्रकाश, वायु, पोषक तत्व, मृदा, नमी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, ठीक है। कुछ खरपतवारों के बीजों का आकार एवं रंग फसलों के पौधों के बीजों के समान होता है, जिसे अंतर करना सरल नहीं होता। आगे स्वभाव से कठोर होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में उनको उगाने की क्षमता रखते हैं। खरपतवार के पौधों पर कीटों और बीमारियों का प्रभाव कम होता है। कुछ खरपतवार दुर्गंध युक्त विषैले होते हैं, धतूरा या हुल जिसे बोला जाता है। कुछ खरपतवार के बीजों पर पंख, बाल कटे होते हैं और इनके बीजों के प्रसारण में सहायक होते हैं। उदाहरण की बात करें, आंक, सत्यानाशी व गेहूंसा आदि ये सब आते हैं। आगे देखते हैं खरपतवारों की प्रमुख हानियां क्या हो सकती हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य और उनकी कार्य कुशलता पर इनका अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था। खरपतवारों के कारण मनुष्य की त्वचा में खुजली, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, एलर्जी आदि रोग हो जाते हैं। कुछ विषैले खरपतवार ग्रहण करने के कारण मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। उदाहरण के लिए बात करें, मकाए विषैला होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आगे हम बात करते हैं, कुछ खरपतवारों को चारे के रूप में प्रयोग करने से दुधारू पशुओं के दूध के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। कुछ खरपतवार विषैली प्रकृति के होते हैं, पशुओं द्वारा इनको खाए जाने पर मृत्यु भी हो जाती है। खरपतवार युक्त चारा भूखे पशु द्वारा खाए जाने पर पशु कमजोर हो जाते हैं और दूध दुग्ध युक्त हो जाता है, ठीक है। फसल खरपतवार की प्रतियोगिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसमें है मृदा, नमी, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा, स्थान, समय व ऑक्सीजन की पूर्ति प्रमुख हैं। हम यूपीएससी और नोट कुछ लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं इसको भी। यूपीएससी और पीसीएस में इससे ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। नोट इसलिए लिखा गया है कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, के लिए और घुस जाओ अंदर तक एकदम उनमें पीएचडी कर डालो। नहीं, कुछ लोग पीएचडी करने के चक्कर में होते हैं, तो पीएचडी कर सकते हैं आप, तो प्री तो निकाल लो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते ये बताने क्यों लग गया। हाँ ठीक, ये इसलिए बताने लग गया कि दिमाग में आ गई बातें। जब दिमाग में आ जाए तो उसको बिल्कुल बोल देना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी कर डालते हैं, प्री होता ही नहीं है। भैया इतने कंपटीशन के ज़माने में आपने मेंस पूरा कंप्लीट कर लिया, प्री की तैयारी नहीं है, तो फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या? या तो आप साल भर से प्री मेंस एक साथ करते कंप्लीट, उसके लास्ट के 3 महीने जब बचते हैं तब आप प्री कर लो। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि लास्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लास्ट में जब एग्ज़ाम के 3 महीने या 4.5 महीने 3 महीने जो बचते हैं तो उसी में मेंस भी चला रहे हैं, प्री भी कर रहे हैं। भैया देखो, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग, आपकी कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग बिल्कुल सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वर्तमान समय में सही नहीं है। वर्तमान में आपको 4 से 5 महीने रातों दिन पूरी तरह प्री में लेना चाहिए। उसके बाद आप तैयारी, अपना पूरा दिमाग और दिल मेंस की तैयारी में लगाओ। भीड़ से तो अलग हो जाओगे, ये दिमाग में बैठा हो भीड़ से अलग बनो, उसके बाद मेंस लिखो। मेंस में पूरी जान लगा दो, अपनी हर एक कमियों को खुद से चेक करो। जैसे जब एक कैमरा के सामने आप पढ़ाते हो, या आप पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप कैमरा के सामने पढ़ाने आते हैं ना, तो खुद से बातें करनी पड़ती हैं। भाई यहाँ पे कोई बैठा तो है नहीं, पढ़ाना तो है ही। तो जो खुद से बातें करना स्टार्ट कर दोगे, खुद से चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, मेंस में ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस का कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन प्री में ऐसा नहीं है। तो इसलिए गौर करिए, बाकी देखते हैं आगे। ठीक, आगे देख लेते हैं जैव ईंधन की बात। जैव ईंधन बायोफ्यूल जिसको बोलते हैं, को हरा ईंधन, ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक, यह एक प्रकार का ईंधन है जो पौधों और जानवरों के सामग्री से डिस्टिल होता है। ध्यान दीजिएगा, डिस्टिल्ड होता है, और कुछ लोगों द्वारा माना जाता है कि व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले
जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है, ठीक है, और दुनिया में सबसे अधिक पावर भी यही देता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जैव ईंधन में ऐसे भी जैव ईंधन को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैव ईंधन कोई भी ईंधन जो बायोमास से प्राप्त होता है। ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है, जैव ईंधन कुछ ऐसे जैव ईंधन, यूपीएससी का पेट कोर एरिया है, यहां से क्वेश्चन आने ही हैं। तो जैव ईंधन कोई भी ईंधन जो बायोमास से प्राप्त होता है, यानी पौधे या सैवल सामग्री या पशु अपशिष्ट की बात कर रहे हैं, उसी को बायोमास कहेंगे। चूंकि इस तरह के फीड स्टॉक सामग्री को आसानी से फिर से बनाया जा सकता है, इसलिए जैव ईंधन को पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के विपरीत अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत माना जा सकता है। आमतौर पर जैव ईंधन को पेट्रोलियम और अन्य जीवाश्म ईंधन के एक लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में माना जाता है। जैव ईंधन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो ये देख लीजिए कि ये ऊर्जा के नवीकरण और जैव निम्नीकरण का स्रोत है, पहली चीज तो ये। दूसरा, जैव ईंधन किसी भी प्रकार के जैविक सामग्री जैसे कृषि अपशिष्ट या पेड़, फसलों सहित वनस्पति से उत्पन्न हो सकता है। जैव ईंधन नवीकरण संसाधनों से बनता है और जीवाश्म डीजल की तुलना में अपेक्षाकृत कम ज्वलनशील है। इसमें काफी बेहतर चिकनाई के गुण होते हैं। यह मानक डीजल की तुलना में कम हानिकारक कार्बन उत्सर्जक कारण बनता है। कोयले और तेल के जलने से तापमान वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। और इसके विपरीत जैव ईंधन ग्रीन हाउस गैसों को कम प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करता है, मतलब उनके प्रभाव को कम कर देता है जो बढ़े हुए होते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है, ठीक है। इसीलिए ग्रीन एनर्जी की बात बार बार ग्रीन फ्यूल की बात की जाती है। जैव ईंधन के प्रकार क्या हो सकते हैं? अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विपरीत बायोमास को सीधे तरल ईंधन में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे परिवहन ईंधन की जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए जैव ईंधन कहा जाता है। आज उपयोग में आने वाले दो आम प्रकार के, ध्यान सुनिएगा कि आज उपयोग में आने वाले दो सबसे आम प्रकार के जैव ईंधन इथेनॉल और बायोडीजल है, ठीक है। इथेनॉल और बायोडीजल पे यूपीएससी ने खूब दबा के क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा इसको। जो दोनों जैव ईंधन प्रौद्योगिकी पहली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बायोगैस की बात कर लेते हैं। यह जानवरों और मनुष्यों के सीवेज जैसे कार्बनिक पदार्थों के अवयव अपघटन द्वारा निर्मित होते हैं। बायोगैस का प्रमुख अनुपात मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलॉक्सेट्स के रूप में कुछ अनुपात होते हैं। यह आमतौर पर हीटिंग, बिजली और ऑटोमोबाइल्स के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम बायोइथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल CH3CH2OH इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला स्टेट एग्जामों में पूछा जा सकता है। कहां पे? स्टेट एग्जामों में पूछा जा सकता है। यह अक्षय ईंधन है जिसे विभिन्न संयंत्र सामग्रियों से बनाया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से बायोमास के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि इथेनॉल एक अल्कोहल है जिसका उपयोग गैसोलीन के सम्मिश्रण के रूप में किया जाता है ताकि ऑक्टेन को बढ़ाया जा सके और कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य स्मॉग पैदा करने वाले उत्सर्जन पर कटौती की जा सके। अब आगे बायोइथेनॉल की भी आप बात हो रही है, याद रखिएगा। बायोमास को इथेनॉल में परिवर्तित करने की सामान्य विधि को केल्विन फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। आगे फर्मेंटेशन के दौरान जब होता है, फर्मेंटेशन के दौरान सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, खमीर, पादप शर्करा को चयापचय करते हैं और इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। यानी कि किण्वन जो होता है किण्वन का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उपयोग करके मकई और गन्ने से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं 1 लीटर इथेनॉल में लगभग 2/3 ऊर्जा होती है जो 1 लीटर पेट्रोल द्वारा प्रदान की जाती है। पेट्रोल के साथ मिश्रित होने पर यह दहन प्रक्रिया में सुधार करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में काम करती है। चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री और सेल्यूलोजिक या सेल्यूलोज बोल सकते हैं सामग्री बायोमास से उत्पादित इथेनॉल है। आगे क्या कह रहे हैं? जैव ईंधन के प्रकार में बायोडीजल की बात कर लेते हैं या सोयाबीन तेल। ये सब बहुत यूपीएससी के कोर एरिया मैंने पहले बताया, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ सोयाबीन तेल या ताड़ के तेल वनस्पति अपशिष्ट तेलों या पशु वसा जैसे वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है, जिसे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यही लिखा है।
या डीजल की तुलना में बहुत कम या हानिकारक गैसों की मात्रा पैदा करता है। गैर खाद्य वनस्पति तेलों की बात करें, गैर खाद्य वनस्पति तेलों, एसिड तेल, प्रयुक्त खाना पकाने के तेल, पशु वसा, जैव तेल से उत्पादित फैटी एसिड का मिथाइल और एथिल एस्टर इसमें प्रयोग होता है। बायोब्यूटेनॉल की बात करते हैं, यह उसी तरह उत्पादित किया जाता है जैसे बायोएथेनॉल, यानी स्टार्च के किण्वन के माध्यम से, फर्मेंटेशन के माध्यम से। ब्यूटेनॉल में ऊर्जा अन्य गैसोनॉल विकल्पों में सबसे अधिक है। आगे कहते हैं कि उत्सर्जन को कम करने के लिए इसे डीजल में ऐड किया जा सकता है, या कपड़ा उद्योग में एक विलयक के रूप में कार्य करता है, और परफ्यूम में बेस के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। बायो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो बायो हाइड्रोजन जैसे बायोगैस को कई प्रक्रियाओं जैसे कि पायरोलिसिस, गैसीकरण, जैविक किण्वन, बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन का उपयोग करके उत्पादित किया जा सकता है, या जीवाश्म ईंधन के लिए सही विकल्प हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल की जा रही है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये आपका यूपीएससी मेंस से लेकर के प्री तक में काम आएगा। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 की बात करें तो नीति 3 श्रेणियों के तहत उपयुक्त वित्तीय राजकोषीय प्रोत्साहन के विस्तार को सक्षम करने के लिए जैव ईंधन को मूल जैव ईंधन के रूप में परिवर्तित किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 चालू की गई है। योजना का उद्देश्य ही व्यावसायिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र और 2G इथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। यह मक्का, ज्वार, बाजरा, फसल, सब्जी के वेस्ट जैसे खाद्यान्न से अधिक शेष मात्रा से ईंधन निकालने का एक प्रोसेस है। अगर हम बात करें गोबर, ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धान योजना जिसको बोलते हैं 2018 में शुरू की गई थी, या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लॉन्च किया गया था, या खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस कचरे के उपयोगी खाद, बायोगैस और जैव सीएनजी के प्रबंधन और परावर्तित करने पर केंद्रित है। इस प्रकार यह गांव को साफ रखता है और ग्रामीण परिवारों की आय में भी वृद्धि हो जाती है। इनडायरेक्टली रिपर्सेस या रिपोज की बात करें हम, यूज कुकिंग RUCO जिसे बोलते हैं, ठीक है, या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है जो इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल के संग्रह और रूपांतरण को बायोडीजल में सक्षम बनाता है। फसाई के विषय में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, चाहे इंटरनेट पे ही पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे E20 फ्यूल की बात कर रहे हैं, E20 फ्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो E20 फ्यूल में E20 गैसोलीन पेट्रोल के साथ 20 इथेनॉल का मिश्रण है और वर्तमान में उपलब्ध ईंधन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनको सरकार बढ़ावा दे रही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सम्मिश्रण का वर्तमान अनुमान स्तर इथेनॉल का 10% है। हालांकि भारत 2019 में सम्मिश्रण का केवल 5.6% तक पहुंचा था। वाहन की अनुकूलता की अगर हम बात करें तो इथेनॉल गैसोलीन के मिश्रण में इथेनॉल के प्रतिशत के लिए वाहन अनुकूलता को वाहन निर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और वही वाहन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला स्टिकर लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा। E20 फ्यूल का महत्व की बात करें तो यह कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन इत्यादि उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। साथ ही यह तेल आयात बिल को कम करने में मदद करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। बायो मिथेनेशन की बात करते हैं हम लोग। बायो मिथेनेशन का आश्रय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कार्बनिक पदार्थों को अवयवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जैविक रूप में बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है। ये 3 तरीके से शामिल हो सकते हैं, या फर्मेंटेशन बैक्टीरिया या किण्वन जिसको बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल ऑक्सीकरण बैक्टीरिया और मेथेनोजोनिक आर्किया, ये बोला जा सकता है। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव जैव रासायनिक रूपांतरण के कैस्केड के माध्यम से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं, ठीक है।
आगे जैव ईंधन में इथेनॉल की बात करते हैं। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है और फ्यूचर में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। इथेनॉल का उत्पादन किससे किया जाता है? मक्का, गेहूं, गन्ना आदि से किया सकता है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन या फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो ये जो किण्वन प्रक्रिया है ये स्टेट एग्जामों में आ सकती है, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेट एग्जामों में आ सकती है। ठीक है, आगे ये स्टेट एग्जामों में आ सकती है। आगे इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है और ईंधन के आसान और पूर्ण दहन की अनुमति देती है। इथेनॉल को एक नवीकरण ईंधन के रूप में माना जाता है क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है और सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं। एक बार मिश्रित इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार मिश्रित इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग अलग मिश्रणों को बनाने के लिए इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है। हालांकि इथेनॉल का उपयोग करने में नुकसान यह है कि इथेनॉल वातावरण से नमी को अवशोषित कर लेता है। नमी ही खत्म हो जाएगी तो पैदावार कैसे रहेगी, क्योंकि यह वाहन इंजन के साथ समस्या पैदा कर सकता है। यह एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा गन्ना के सीरा से किया जाता है। और आगे देख लेते हैं सम्मिश्रण लक्ष्य क्या है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल, जिसे E20 भी कहा जाता है, 20% इथेनॉल का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्तमान में भारत में पेट्रोलियम के साथ 8.5% इथेनॉल मिश्रित होता है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम की बात अगर हम करें तो परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जो इस प्रकार हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है ये देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण के एक रोड मैप को जारी किया है। उसमें ये कहा गया है कि जिसमें इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को परिवर्तित कर 2030 को अब 2025 कर दिया गया है। पहली चीज ये तो ये एक ये स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट हो गई कि जो 30 के लक्ष्य को तो 25 कर दिया गया। स्टेट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ये। ठीक है, आगे जिसके तहत पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाना है। वर्तमान में यह मिश्रण 8.5% तक का है। हाइड्रोजन ईंधन की बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। इस मिशन के तहत हरित ऊर्जा संशोधनों से हाइड्रोजन उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। तीसरा, इस मिशन में भारत की बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था से भी जोड़ना शामिल है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की बात करें तो भारत सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 का लक्ष्य 2024 तक कुल वाहनों में 25% इलेक्ट्रॉनिक वाहन तथा बसों में 50% इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य वायु प्रदूषण को कम करना, क्योंकि बढ़ते वायु प्रदूषण से दिल्ली जैसे शहरों में लोगों का दम घुट रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं भारत में, हाँ जैव ईंधन की बात में इथेनॉल में ही हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या खुल रहा है। हाँ देखिए आगे, भारत को अन्य देशों से सीखने की जरूरत क्या है। जैसे क्या क्या दिया है, अगर हम भारत में इथेनॉल मिश्रण का स्तर अन्य देशों की तुलना करें तो बहुत कम है। जैसे आज की दुनिया में अधिकांश देश जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रण का अनुपात बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो ब्राजील की बात करते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल 48% तक मिश्रित कर रहा है और इथेनॉल के मिश्रण को वैकल्पिक और पर्यावरण से अनुकूल ईंधन के रूप में प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, इथेनॉल सम्मिश्रण से लाभ क्या हो सकता है तो ये देख लीजिए, फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्टों को जैव ईंधन बदलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। फसलों के वैकल्पिक बाजार उपलब्ध होंगे जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवाश्म ईंधन के आयात निर्भरता भी कम हो जाएगी जो आयात हम लोग बाहर से करते हैं। ठीक है, बैटरी चालित वाहन या इथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहनों की तुलना करें तो कौन ज्यादा इसमें सक्षम होगा ये भी देख लेते हैं। तो इथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में ज्यादा दक्ष और किफायती सुविधाजनक होते हैं। इथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में ज्यादा दक्ष, किफायती और सुविधाजनक होंगे। दूसरा, बैटरी चलित वाहनों में बैटरी को बिजली से चार्ज करना पड़ता है और इसके लिए ऊर्जा समानता कोयले से प्राप्त होती है
और कोयला हमारे यहाँ निम्न कैटेगरी का पाया जाता है, वो कोयला हम आयात करते हैं, जिससे हमारा आयात पर निर्भरता बढ़ेगी, निर्भरता बढ़ेगी तो इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती, तो वो ज़्यादा किफ़ायती नहीं होगा। अतः यह अप्रत्यक्ष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देता है, जबकि इथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहनों को अधिकांश जो होते हैं वो स्वच्छ ऊर्जा की खपत होती है। ठीक, आगे बैटरी चलित वाहन कम सुविधाजनक होते हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन के लिए आधारभूत संरचना की समस्या विद्यमान हुआ है भारत में, तथा ज्यादा दूरी की यात्रा के लिए दक्ष नहीं होते, जबकि इथेनॉल ईंधन में यह समस्या नहीं है। आगे बैटरी वाहनों में बैटरी की जीवन अवधि 8 से 10 वर्ष की होती है, जिससे लागत में बढ़ोतरी होती है। अब आगे कह रहे हैं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा से संबंधित सीमाएं क्या हैं। तो अभी नवीकरण स्रोतों से प्राप्त मात्रा में उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और नवीकरण ऊर्जा समानता अविश्वसनीय होती है, विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं से अधिक प्रभावित होती है। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जब प्राकृतिक घटना हो गई तो सीधी बात है कि आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, उसी से प्राकृतिक घटना हो गई तो फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर दिक्कत है ना। ये चीज़ें हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में जो खर्च लागत खर्च ज़्यादा है, इसके साथ ही रखरखाव का खर्च, कुल खर्च को बढ़ावा देता है। नवीकरण ऊर्जा के कारण परंपरागत इंजनों में भी बदलाव की आवश्यकता होगी, जो वाहनों के उत्पादन के खर्च को बढ़ा देगा, साथ साथ लागत बढ़ा देगा। परचेजिंग, भाई आप खरीदने जाओगे तो आपको खरीदना महंगा भी पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, आगे है ओजोन। ओजोन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।